हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जिस चैप्टर के बारे में अपन की क्लासेस चल रही थी उसी क्लासेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन नियम कौन से होता है और प्रकाश क्या होता है। इसका मतलब कहने का ये है कि बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस को अपन ने पढ़ा था। आज अपन उसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा दर्पण। बिल्कुल, आज अपन दर्पण के बारे में ही जानकारी लेंगे। आज जो पूरी क्लास चलेगी वो लगभग दर्पण के ऊपर ही चलेगी। दर्पण होता क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के गुण क्या होते हैं, एक्सेट्रा, इन्हीं सब पर। तो सबसे पहली बात कि दर्पण होता क्या है। तो दर्पण हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक चिकनी सतह है, पॉलिशदार। ठीक है, हमारे पास एक पॉलिशदार और चिकनी सतह है जिस पर आने वाला प्रकाश एक निश्चित बिंदु की ओर परावर्तित हो जाए। यानी कि आने वाला अधिकांश प्रकाश, यदि हमारे पास एक सरफेस है, इस पर कोई प्रकाश डाला जा रहा है तो मोस्टली जो अधिकांश प्रकाश है वो परावर्तित हो जाए एक निश्चित बिंदु पर, तब हम इसे क्या कहेंगे, हम दर्पण कहेंगे। यानी कि वह चिकनी व पॉलिशदार सतह जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। तो दर्पण की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एक मिनट इसे साफ कर दूंगा पहले। दर्पण की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वह चिकनी व पॉलिशदार सतह जिस पर पड़ने वाला या गिरने वाला जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है, यानी कि दर्पण किसे कहेंगे कि वह चिकनी व पॉलिशदार सतह है जिस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश रूप से एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन दर्पण कहेंगे। अब दर्पण होते कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं दर्पण के लिए। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, फिर होता है गोलीय दर्पण, और फिर होता है परवलयाकार, परवलीय दर्पण। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं वो क्लास 10th के लिए कर रहे हैं। हम कौन सी क्लास के लिए बात कर रहे हैं, क्लास 10th के लिए। तो हम वहाँ पर सिर्फ इन्हीं दो दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा। यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, समतल दर्पण किसे कहेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होगा। और गोलीय दर्पण किसे कहेंगे कि देखिए, गोलीय दर्पण के लिए अपन एक खोखला कांच का गोला लें, एक खोखला कांच का गोला लें
और उसका एक भाग काट लिया है, हम क्या करेंगे, हमें खोखला कांच का गोला लेंगे और उसके भाग को काट लेंगे। ठीक है, अब इसके पास, इसके बाद हम इसको पुताई कर देंगे या कलई कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसकी एक सतह जो है वो परावर्तक हो जाएगी, तब इसे अपन क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। यानी गोलीय दर्पण की डेफिनेशन दें तो हम ऐसे देंगे कि किसी खोखले कांच के गोले का वह भाग, ठीक है, जिससे कोई प्रकाश, सॉरी, तो गोलीय दर्पण हम किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण के लिए हम क्या करेंगे, हम एक खोखला कांच का गोला लेंगे। अब इस गोले से काट करके, हम इस गोले के किसी भाग को काट करके अगर हम उसको दर्पण बनाएं, तब इस दर्पण को अपन क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। यानी कि हम एक कांच के गोले में से कोई भाग काट लें और उसको दर्पण बनाएं, तब उसे अपन क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। अगर गोलीय दर्पण की परिभाषा ली जाए तो वो कुछ इस प्रकार से ली जाएगी, गोलीय दर्पण एक खोखले कांच के गोले का वह भाग होता है जिसकी एक साइड में कलई पुती हुई होती है, जिसकी एक साइड में कलई पुती हुई होती है। ठीक है, तो हम समझ में आया। समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, समतल होगा। और गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, जो आपका क्या होगा, खोखले कांच के गोले का भाग, गोले का भाग होगा। गोलीय दर्पण क्या होगा, एक खोखले कांच के गोले का भाग होगा जिसमें एक साइड में कलई पुती हुई होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम समतल दर्पण को थोड़ा सा डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसके बाद इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, गोलीय दर्पण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सॉरी 2 प्रकार का। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहीं पे इंडिकेट कर दिया जाए, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। क्लियर है, हमारे पास गोलीय दर्पण होगा वो कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार है। कौन कौन सा, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। क्लियर है यहाँ तक। और परवलयी दर्पण जो है वो हमको पढ़ना नहीं है, अपन को केवल 2 ही दर्पण पढ़ने हैं, एक समतल और एक गोलीय दर्पण, जिसमें गोलीय दर्पण के हमारे पास 2 दर्पण और होते हैं। इस दैट क्लियर, आई समझ में। चलो आगे बढ़े। ठीक, तो इसे साफ कर देता हूँ, फिर अपन आगे बात कर रहे हैं। चलो, समतल दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण वैसे तो अपन को समझ में आया, समतल दर्पण क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो हो वो कैसा हो, वो समतल हो, उसे अपन क्या कहेंगे, अपन उसे समतल दर्पण कहेंगे। अब अपन समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना।
अच्छा, हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका मतलब क्या है कि हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, दर्पण है जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, इस बारे में। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा ऐसा बनता है, वो बनता है हमेशा आभासी और सीधा। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा रहता है, वो हमेशा रहता है आभासी और सीधा, और जो कि बनता है आपके दर्पण के ठीक पीछे। कहाँ बनेगा वो, दर्पण के ठीक पीछे। दूसरी बात कि हम ये बात मान लें कि ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, इसके 5 मीटर की दूरी पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 5 मीटर दूरी पर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसके अंदर कितनी दूरी पर बनेगा, वो भी बनेगा आपका 5 मीटर की दूरी पर ही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होगी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों कैसी होंगी, वो बराबर होंगी। अच्छा, इसके बाद एक बात और करें कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी ऊंचाई हमारे पास h, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है h। अगर हमें एक दर्पण लेना है, एक समतल दर्पण लेना है, तो उसकी कितनी ऊंचाई ली जाए कि उसमें h जो हाइट है उसका पूरा के पूरा प्रतिबिंब बन जाए, तो वो हाइट हम लेंगे कम से कम h/2, यानी कि h से आधी होनी ही चाहिए। यानी कि अगर बात करूं कि मेरी लंबाई की बात करूं, अब मेरी लंबाई जो है वो सपोज कर मान के चलते हैं 5 फुट की मान लिया, पर 5 फुट मेरी लंबाई है, तो अगर मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब किसी दर्पण में देखना है तो दर्पण की हाइट कम से कम 2.5 फीट लेनी पड़ेगी। आगे नहीं कि मेरी हाइट है 5, तो दर्पण की कितनी हाइट लेनी पड़ेगी, कम से कम 2.5 फीट। ठीक है, यानी कि अगर हमें h ऊंचाई के व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, h/2। यानी कि h ऊंचाई के प्रतिबिंब के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी ही चाहिए, h/2 होनी ही चाहिए। h/2 से कहें तो इससे कम पे प्रतिबिंब पूरा नहीं बनेगा, थोड़ा कम रहे, हो सकता है अगर मैं मेरी हाइट 5 है, अगर मैं 2 फीट का लिया तो हो सकता है मेरा सिर ना दिखे, हो सकता है मेरे पैर ना दिखे, मतलब कहने का ये है कि मेरा पूरा प्रतिबिंब उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक बात और करें, इसकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत पर होती है। अब ये फोकस दूरी क्या होती है इसके लिए अपन थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन अभी ध्यान कर लेते हैं इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है। अच्छा, ये बात समझ में आई समतल दर्पण। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लें कि समतल दर्पण क्या होगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो समतल हो। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, पहला प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। अच्छा, ये दोनों चीज़ें समझ में नहीं आई कि आभासी क्या होता है, इसके लिए वीडियो में आगे बात अपन करने वाले हैं और आज ही करेंगे।
दूसरी बात, दर्पण से वस्तु की दूरी जो होगी वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी 5 मीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से कितनी दूरी होगी, 5 मीटर। अगर हमें h ऊंचाई का प्रतिबिंब के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 ही होनी चाहिए। अगर h ऊंचाई का कोई प्रतिबिंब है तो दर्पण की ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, h/2। अगली बात, इसकी फोकस दूरी हमेशा अनंत पर होती है। चलें, अब आते हैं इसके बाद अपन गोलीय दर्पण पर कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण अपन ने थोड़ा सा तो समझ ही लिया था। गोलीय दर्पण क्या होगा, एक खोखले कांच के गोले का कांच के गोले का कटा हुआ भाग होगा। गोलीय दर्पण क्या होगा, एक खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होगा। इसमें से हमारे पास दो दर्पण निकलेंगे। पहला उत्तल या अवतल और दूसरा उत्तल। अब इन दोनों को कैसे समझेंगे, अब वहाँ इसके बारे में बात करें कि अवतल दर्पण जो होगा वो अंदर की तरफ दसा हुआ होता है, यानी कि अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें तो वो कैसा होगा, वो बीच में से अंदर की तरफ धसा हुआ होगा। इसे अपन क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण की बात करें तो वो उभरा हुआ होता है, यानी कि अगर अपन डेफिनेशन दें तो अवतल दर्पण क्या डेफिनेशन देंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसा हुआ हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसा हुआ हो। और वहीं अगर उत्तल की बात करें तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो वो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है हमारे पास, उत्तल दर्पण। और ये जो दर्पण है वो कौन सा है, अवतल दर्पण। आई बात समझ में। दर्पण में कि अवतल दर्पण क्या होगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसा हुआ हो। और उत्तल दर्पण वह परावर्तक पृष्ठ, सॉरी, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो कैसा होना चाहिए, उभरा। सॉरी, ठीक है। बात समझ में आई अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की। ठीक। अच्छा, इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साफ करूं।
कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इसके लिए। तो ये अपन ने जो ग्राफ बनाया है वो है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये कुछ एलिमेंट हैं जो अपन को आने चाहिए किसी भी, जब अपन प्रकाश की चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये एलिमेंट अपन को आने चाहिए, जो कि हमें आगे हेल्प करेंगे क्वेश्चंस लगाने में या और भी कई सारी चीज़ों में। तो अच्छा, हमारे पास हमने मान लिया कि हमने एक कांच का गोला ले लिया, एक कांच का गोला। अच्छा, कांच का गोला है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, बिल्कुल। अच्छा, जो सेंटर होगा इसे अपन कहेंगे वक्रता केंद्र। सेंटर को अपन क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, जिसे अपन सी से दर्शाएंगे। सेंटर को अपन क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, जिसे अपन किससे दर्शाएंगे? सी से। ठीक। अच्छा, केंद्र से ये दूरी जो होगी, ये जो दूरी होगी, या कहें इस साइड में भी होगी, ये यहां से, अच्छा यहां से यहां तक की दूरी अपन मैथ में क्या पढ़ते आ रहे हैं? इसको आर, यानी कि त्रिज्या। क्या पढ़ते आ रहे हैं इस दूरी को हम? आर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो यहाँ पे भी ये आर ही रहेगी, बस इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब अपन ने मान लिया कि हमने इसमें से दो दर्पण काट लिए, एक ये काटा और एक ये काट लिया। अपन ने इसमें से कितने दर्पण काट लिए? दो दर्पण काट लिए। इसे अपन ने अंदर ही तरफ से कलई कर दी या पोत दिया। ठीक है। अपन ने इसको पेंट कर दिया अंदर की साइड से, और ये भी इस साइड से पेंट कर दिया। तो अगर हम बात करें कि कौन सा दर्पण होगा, अपन ने अभी अभी पढ़ा है, याद करो कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, कौन सा होता है वो? उत्तल दर्पण। ठीक है। और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, एक मिनट, सॉरी, ये यहां से नहीं जाएगा, ये मैंने अंदर से गलत पोत दिया। ठीक है, इसको बाहर से पोतना है। इस देख के लिए ओके। तो वह पृष्ठ जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, उसे अपन क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, दोनों दर्पण हो गए। उत्तल दर्पण कौन सा होगा? वह परावर्तक पृष्ठ जिसका, वो सॉरी, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसे अपन क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। और वह परावर्तक पृष्ठ या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है अंदर की तरफ धसा हुआ हो, उसे अपन क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। आई बात समझ में? अच्छा, एक बात और, ये हमारे पास एक, सॉरी, जो दर्पण है उसके एक मध्य बिंदु को अपन पी से दर्शाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसे क्या बोलेंगे अपन? ध्रुव। तो इस साइड में भी एक ध्रुव होगा, ये आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। ठीक है। और एक यहां से जो लाइन पास हो रही है, इसे बोलते हैं अपन मुख्य अक्ष। इस लाइन को बोला जाता है मुख्य अक्ष। इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? मुख्य
अक्ष। बात समझ में आई। और ये यहाँ से ए और बी, ऐसे यहाँ पे मान लिया है अपन ने ए और ये बी, इसे अपन बोलेंगे द्वारक। क्या बोलेंगे इसे? द्वारक। ठीक है। अब हमारे पास डायग्राम तैयार है, कोई और चीज इसमें जो चाहिए? द्वारक हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, एग्जैक्टली लगभग सभी हो गया। अब हम डेफिनेशन लें तो सबसे पहले डेफिनेशन किस चीज की लेते हैं? चलो अपन शुरू करते हैं ध्रुव से। देखो, किसी गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को या परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव। किसे कहेंगे अपन? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु, या कहें केंद्र। केंद्र को अपन क्या बोलेंगे? ध्रुव। इसके बाद अगला जो अपन लें सी, यानी कि वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को अपन क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। अब आए हम वक्रता त्रिज्या पर। तो वक्रता त्रिज्या के लिए अपन क्या डेफिनेशन देंगे? अपन एक सीधी सी डेफिनेशन निकालते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव। ठीक है। अब आता अपने पास मुख्य अक्ष। अब देखें इसमें मुख्य अक्ष कहाँ है? मुख्य अक्ष है ये। यानी कहें हम कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ध्रुव व वक्रता केंद्र, ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अच्छा, अपन ने किस किस डेफिनेशन कर ली? मुख्य अक्ष की कर ली, लगभग सभी कर ली हैं, अब सिवाय एक ही के बचे हैं, एक ही बची है, वो अपने पास द्वारक। तो द्वारक किसे कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को अपन क्या कहेंगे? द्वारक। किसे कहेंगे द्वारक? परावर्तक पृष्ठ के व्यास को द्वारक किसे कहा जाएगा? कि परावर्तक पृष्ठ जो हमारे पास है, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को अपन क्या कहेंगे? द्वारक। ठीक है। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को अपन द्वारक कहेंगे। यानी कि ये परावर्तक पृष्ठ अपने पास ये है और इसकी व्यास यहाँ से यहाँ तक, या कहें कि इसकी व्यास अपन यहाँ से यहाँ तक भी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसे अपन क्या कहेंगे? द्वारक। अपने पास ये सारी डेफिनेशन आई समय में। सबसे पहले उत्तल दर्पण,
वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा वो उत्तल दर्पण, और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ के अंदर की तरफ धसा हुआ होगा वो होगा अवतल दर्पण। अब जिसके बाद आता है ध्रुव पर। आपका जो परावर्तक पृष्ठ या जो दर्पण है उसके मध्य बिंदु को या उस परावर्तक पृष्ठ के या दर्पण के केंद्र को अपन क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? कि जिस गोले का कांच या जो हमारा दर्पण है वो जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। जिसके बाद आई अपने पास द्वारक। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को अपन क्या बोलते हैं? द्वारक। परावर्तक पृष्ठ के व्यास को अपन क्या बोलते हैं? द्वारक। ओके, चलो अब इसके बाद अपने पास दो डेफिनेशंस और बची। पहली फोकस और दूसरी फोकस दूरी। अच्छा, अपन फोकस और फोकस दूरी समझने के लिए एक डायग्राम और बनाएं। ये हमारे पास कौन सा लेंस है? बिल्कुल सही, अवतल। ये हमारे पास बिंदु हुआ P, ये हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पे एक कहीं जो सेंटर है वो है C। ठीक है, अब अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण लेंस दर्पण पर डाली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर डाली जाती है, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे फोकस। ठीक है, तो फोकस की अगर अपन डेफिनेशन यहाँ पे लिखें, कहाँ लिखें? ओके, यहाँ लिख लेते हैं फोकस। क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या जिस बिंदु से गुजरती है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं फोकस। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, अब आते फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को अपन क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। यानी कि कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख लेता हूँ, फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को अपन क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। आई बात समझ में? अच्छा, इसके बाद एक चीज और समझें कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन क्या बोल रहे हैं? आर।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन क्या बोल रहे हैं, आर। तो अपन एक बात देख पा रहे हैं कि आर जो है वो फोकस दूरी से क्या है, 2 गुना है। आर जो है वो फोकस दूरी से 2 गुना है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो इस तरीके से अपन एक संबंध निकाल सकते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, क्या संबंध होगा कि हमारे पास वक्रता त्रिज्या 2f यानी फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होगी। आई बात समझ? इसका मतलब ये हुआ कि अपन मान लें कि हमारे पास त्रिज्या दे रखी है 4, तो फोकस दूरी कितनी होगी, सूत्र में लगाएंगे तो 4 बराबर 2f, तो f बराबर 4/2 यानी कि 2। f बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है कि r जो है वो 2f के बराबर होता है। r जो है वो 2f के बराबर होता है। आई बात समझ में? चलो अब इसके बाद अपन बात करेंगे प्रतिबिंब के लिए। इसे साफ करें। अच्छा, प्रतिबिंब के बारे में बात करने से पहले अपन 2 चीजों के बारे में समझ लेते हैं। पहले एक चिन्ह परपाटी। क्या है चिन्ह परपाटी? अच्छा, चिन्ह परपाटी के बारे में समझें तो मुझे लगता है जिनके पास मैथ है वो बहुत जल्दी इससे रिलेट कर जाएंगे। अपने पास 2 एक्सेस होते हैं मैथ में, एक वाई और एक एक्स। ये जो है ये किस साइड का होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये अच्छा ये ऊपर जाएगी बाई पॉजिटिव, नीचे आएगी बाई नेगेटिव। इस साइड में एक्स पॉजिटिव और एक साइड में एक्स नेगेटिव, ये सब अपन ने पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये नहीं होता, ये गैस होता है। चलो कोई बात नहीं, इसे मान लो या उसे मान लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हमें समझ में आना चाहिए बेसिकली बात क्या है कि अपन समझ में आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है वो समझो कि हमारे पास कोई भी लेंस इसमें रखा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास है एक, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस जो है उसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, सी। अगर इसके पास प्रकाश की जो किरण आ रही हैं, ठीक है, वो परावर्तित होकर के कहाँ, यहीं कहीं में यहाँ कहीं से गुजरेंगी यानी एफ से। तो हम क्या कह सकते हैं, ये अवतल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं चिन्ह परपाटी में। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होगी, नेगेटिव। क्यों होगी, क्योंकि इस साइड में एक्स एक्सिस कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है। दूसरी बात, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट रखना है तो उस साइड में तो नहीं रखेंगे, अपन किस साइड में रखेंगे, इस साइड में रखेंगे। इस साइड में रखने का मतलब दर्पण के सामने ही रखें तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे u जो होगा वो भी नेगेटिव होगा और प्रतिबिंब बनेगा वो भी इसी साइड में बनेगा, तो v भी क्या होगा इसका, नेगेटिव। यानी कि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तीनों ही कैसे होंगी, वो नेगेटिव होंगी। और अगर हम
उत्तल दर्पण के लिए बात करें, इसी केस में बात कर रहे हैं हम उत्तल दर्पण के लिए। ये अपन ने किस बारे में बात की, ये कि अपन ने अवतल दर्पण के लिए, अगर अपन उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो वो क्या होगा, उसका परावर्तक उसे कहाँ से पोता जाएगा, इस साइड से। यानी कि एक एक्सिस और बना लेते हैं, या एक्सिस रहने दो, केवल नॉर्मली बना लेते हैं। और अब कुछ लोग ये कहें, अच्छा इसके कुछ नियम और भी हैं, उनको समझ लेंगे। कि पहला नियम, पहले उनके बारे में बात कर लूँ कि पहला नियम जो क्या है प्रतिबिंब बनाने के लिए, कि प्रकाश हमेशा बाईं ओर से डाला जाएगा। प्रकाश हमेशा कौन सी ओर से डाला जाएगा, हमेशा बाईं ओर से ही डाला जाएगा। यानी कि अगर हम लाइट डालेंगे तो वो हमेशा इस साइड से ही डाली जाएगी। इसीलिए अपन ने ये प्रतिबिंब बनाया, तो ये भी इसी तरीके से बनाया है। अरे शिट, ये कि सी, ठीक है, कि इस पे भी जो लाइट डाली जाएगी वो हमेशा इसी साइड से डाली जाएगी। यानी कि प्रकाश जो डाला जाएगा वो इसी साइड से डाला जाएगा, बाईं ओर से। और इसके ऊपर भी लाइट डाली गई है तो वो किस साइड से डाली गई है, बाईं ओर से ही। अब इसमें एक बात समझें कि जब हम यहाँ से प्रकाश डालते हैं, प्रकाश इस साइड से डाला गया, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा। तो इसके लिए कहें उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण यहाँ से उठा के साइड में ले आते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए कहें कि फोकस दूरी किस साइड में होगी, यहाँ कहीं होगी। तो फोकस दूरी हमेशा कैसी रहेगी इसके लिए, पॉजिटिव दूरी, यानी कि एफ हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारे पास वस्तु यहाँ पे, तो यहाँ से अगर प्रकाश डाला जाता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा होगा होगा, तो इसके लिए U कैसा होगा, नेगेटिव, और V कैसा होगा, पॉजिटिव। इसके लिए U नेगेटिव और V पॉजिटिव, जबकि इसके लिए F भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव और V भी नेगेटिव। लेकिन इसके लिए F पॉजिटिव, V पॉजिटिव, ओनली U नेगेटिव। आई बात समझ में? क्यों आई? अगर एक्सिस पर उतार के देखें तो अपन इस चीज़ को भी ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक्सिस यहाँ से कहीं ऐसे करके बनाएंगे तो इसको सेंटर मान के, पोल ध्रुव को हम हमेशा सेंटर मानते 0,0 वाला, ठीक है, 0,0 कोऑर्डिनेट माने तो अब यहाँ से लग गई तो ये कैसा, नेगेटिव, और इस साइड में क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा, ठीक। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? तो आज की क्लास अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल अपन प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे, या कल या जब भी हम अगली क्लास लगाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।